जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पे एनिमल्स प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस पे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड की। एनिमल्स के अंदर हमें ब्लड बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत होती है लैब एनालिसिस में। तो वो ब्लड हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसके मेथड्स क्या हैं, ये आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सारे के सारे। हैंडलिंग, इसके जो कलेक्शन की है हमने उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। उसके बाद फिर साइट्स, एनिमल्स के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहाँ पर हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, वो कौन सी हैं। वीन्स के नाम कौन कौन से, आर्टरी के। स्मॉल सैंपल अगर लेना है तो वो कैसे हैंडल करना है। इस तरह से लार्ज सैंपल चाहिए तो वो कहाँ से लेना है। इस तरह से फिर इन सैंपल्स को मैनेज करने के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म्स में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 1-2 महीने के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए, तो उनको स्टोर कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ एंटीकोएगुलेंट्स आ जाते हैं, इसकी ट्यूब्स वगैरह, इसको स्टोर करना, इनके नेम्स, इसको मेथड, इसकी वो लेबलिंग वगैरह, वो सारा कुछ हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले ब्लड। ब्लड ये हमारे हर एक जो भी लाइव एनिमल होता है उसकी बॉडी का एक बेसिक कंपोनेंट होता है ब्लड, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहें वो कैसे करेंगे। ब्लड इज अ बायोलॉजिकल फ्लूइड मोस्ट रूटीनली एनालाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ये तो होगी हमारी पैथोलॉजिकल व्यू से डेफिनेशन, ठीक है। अब ब्लड वेसल जो हमारी बॉडीज़ के अंदर या फिर जानवरों की बॉडीज़ के अंदर होती है, ठीक है। अब उस वेसल के 3 लेयर्स होती हैं, उसकी दीवार की, वाल की, वेसल वाल जिसको कहते हैं, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, उसके बाहर वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और फिर जाके ये ब्लड वेसल बनती है। ये दीवार कंप्लीट होगी। अब इस वेसल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह इस इंक्लूड होते हैं। ये डेफिनेशन इसकी। ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू द वैस्कुलर चैनल्स कैरिंग द नेसेसिटीज फॉर लाइफ। यानी कि फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी के वैस्कुलर चैनल्स, यानी कि जितने भी हमारी वैस्कुलराइजेशन होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। एंड इट रिसीव्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। और इसी तरह से ये एक फ़िल्टर के तौर पर भी ब्लड काम करता है, जैसा कि ये तमाम जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है ब्लड, ठीक है। और वहाँ से फिर एक्सक्रीट और कर दिया जाता है बॉडी से। इस तरह से ये बॉडी क्लीनर के तौर पर भी जाना जाता है ब्लड। इसको हम बॉडी क्लीनर के तौर पर भी जानते हैं। हिमाटोलॉजी लेबॉरेटरी के अंदर जो ब्लड एग्जामिन करते हैं, इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों ब्लड को एग्जामिन करते हैं। स्क्रीनिंग, सबसे पहला जो हमारा एम होता है वो होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर जनरल हेल्थ। यानी कि रूटीन का अगर एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर जनरल हेल्थ वगैरह मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसमें ये अच्छी एक बेहतर चीज़ है। डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़, मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। टू असेस द बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, सेलुलर इम्यूनिटी, यानी कि प्लेटलेट्स वगैरह, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह को काउंट को चेक करना, इसके लिए भी हम ब्लड को एग्जामिन करते हैं। और वो यकीनन फिर आगे जाके हमारी इम्यूनिटी को सारा इम्पेक्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ें, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। आगे इवैल्यूएशन ऑफ सर्टेन डिजीज़ कंडीशन, अगर हम पता है कि इस इंसान को या फिर जानवर को डिजीज़ हो गई है, अब उसको इवैल्यूएट करना है कि किस लेवल की है। इसके लिए भी हम ब्लड एग्जामिन करते हैं। फॉलो अप द रीजन रिस्पॉन्स टू सर्टेन थेरेपी, अगर हम उसका इलाज कर रहे हैं, किसी भी कोई भी पेशेंट है, जानवर है, तो उसके बेहतरी के या फिर उसके जो एक ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी जो एक होती है एक चार्ट कि कितना ये बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है ट्रीटमेंट को, वो जांचने के लिए भी हम ब्लड एग्जामिन। अब आगे सिरिंजेस और प्रिकॉशंस।
The blood must be transferred quickly into the anticoagulant to prevent initiation of the clotting mechanism. यानी कि जैसे ही हमने ब्लड को कलेक्ट करना है, सेम उसी टाइम फ़ौरन इंस्टेंटली हमने उसको डाल देना है एंटीकोएगुलेंट्स में, या फिर एंटीकोएगुलेंट को शामिल कर देना है, ठीक है, ताकि वो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म वो शुरू होने से पहले ही रुक जाए. यूजिंग कैलिब्रेटेड सिरिंज टू इंश्योर द कलेक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड सुटेबल टू द अमाउंट ऑफ द एंटीकोएगुलेंट कंटेन्ड इन द सैंपल वाइल. यानी कि कैलिब्रेटेड सिरिंज यानी कि जिसके ऊपर वो स्केलिंग वगैरह की होती है, इतने ml इतने cc की सिरिंज होती है, वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए सिरिंजेस. अब ये सिरिंजेस मुख्तलिफ आप देख लें कैलिब्रेशन की होती हैं, 20 cc, 10 cc, 5 cc, 3 cc, 2 cc, 0.5, इस तरह ये मुख्तलिफ कैलिब्रेशंस की होती हैं सिरिंजेस. वैक्यूटेनर्स कौन से हो सकते हैं, ये आपको नीचे इसकी पिक्स नज़र आ रही होंगी. वैक्यूम ट्यूब्स भी इनको कहते हैं. दीज आर प्लेन एंटीकोएगुलेटेड एजेंट्स विच प्रिवेंट क्लॉटिंग. ये जो ट्यूब्स होती है ना वैक्यूटेनर्स, इनके अंदर एंटीकोएगुलेंट्स पहले से ही शामिल होता है. इन्होंने अंदर इंटरनल वॉल्स के साथ साथ एंटीकोएगुलेंट्स को स्टेन किया होता है. द स्टॉपर कलर इंडिकेट्स द कंटेन्ड एंटीकोएगुलेंट एंड यूज़. अब स्टॉपर का जो कलर होगा वो मुख्तलिफ तरह के आप एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, हम आगे उनका नेम्स वगैरह डिस्कस करता हूँ मैं आपसे. ये कंटेनर्स के जो कलर होते हैं, कैप्स होती हैं, वो उनके कलर डिसाइड कर देते हैं, हमें बता देते हैं कि इसके अंदर एक एंटीकोएगुलेंट कौन सा है. टेक्निक्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ ब्लड कलेक्शन. प्रिकॉशंस बिफोर कलेक्शन. सेलेक्ट द साइट ऑफ सैम्पलिंग फ्री फ्रॉम साइनोसिस. साइनोसिस क्या होता है कि बिल्कुल पतली सी जो स्किन होती है ना, थिन स्किन, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत कम है और वहाँ पर ब्लूइश स्किन अपीयर हो जाती है, ठीक है, ब्लूइश सा एक बन जाता है स्पॉट्स. वहाँ से हमने कभी भी ब्लड को कलेक्ट नहीं करना है. इन्फ्लेमेशन अगर हुई है तो वो फिर भी नहीं कलेक्ट करना. एडिमा हुआ है यानी कि स्वेलिंग हो चुकी है जिस्म की, ये एडिमा बेसिकली साल्ट्स की ज़्यादा इनटेक की वजह से होता है और इससे फिर स्वेलिंग होती है बॉडी के. तो इस तरह की स्किन से भी हमने सैम्पलिंग नहीं करनी. अब सैम्पलिंग करने से पहले शेव द साइट ऑफ सैम्पलिंग, स्पेशली इन लॉन्ग हेयर्ड एनिमल्स. स्पेशली शीप के अंदर उनके हेयर्स बड़े होते हैं, तो वहाँ से अगर हमने सैम्पलिंग करनी है तो उसको पहले शेव कर लें. शेव करने के बाद फिर उसकी सैम्पलिंग करें. उसके बाद फिर जहाँ से हमने सैम्पलिंग कलेक्ट करनी है, ब्लड कलेक्ट करना है, वहाँ से पर हमने 70% अल्कोहल से उसको स्टेरिलाइज करना है. यानी कि अल्कोहल के साथ अगर हम रब करेंगे तो वो जो वीन होगी वो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाएगी. एनेस्थीसिया एंड स्किन इंसिजन मे बी रिक्वायर्ड इन द रैट, क्विना पिग एंड रैबिट. एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करके सैंपल लेना, या फिर स्किन इंसिजन, इसको कहते हैं कि स्मॉल कट इन द स्किन, वो भी हमें कभी कभार सैंपल को कलेक्ट करने के लिए करना पड़ता है. अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द रिक्वेस्टेड टेस्ट एंड दैट मेथड यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट. यानी कि जितना हमें ब्लड सैंपल चाहिए वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमें टेस्ट कौन सा करना है इसके ऊपर, और उसके बाद फिर और टेस्ट करने के लिए हम मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर. अब 5 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर जो है वो ब्लड यूजली ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है, 2 से 5 ml. स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड अगर हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से करेंगे, उसके बाद इसका मकसद क्या होता है और टेक्निक्स क्या है. सबसे पहले साइड, कैपिलरी बेड ऑफ द स्किन. बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में अगर हमें ब्लड सैंपल चाहिए तो वो हम कैपिलरीज से कलेक्ट कर सकते हैं स्किन की. उसके बाद फिर क्लिपिंग द टू नेल, यानी कि नाखून से थोड़ा सा क्लिप करके, और ब्रेकिंग द मार्जिनल ईयर वेन, या फिर कान की जो अंदर बिल्कुल एक्सपोज होती हैं वेन्स, उनको थोड़ा सा ब्रेक करके हमें थोड़ा सा माइन्यूट सा ब्लड सैंपल जो चाहिए वो कलेक्ट कर सकते हैं. ये इसका एक इतना सा सैंपल हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एम क्या है इसका. स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड इफ ओनली रेड ब्लड सेल काउंट
हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन या फिर पॉलीसाइथीमिया वेरा, पीसीवी इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स काउंट और ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशंस आर नीडेड। यानी कि अगर हमें सिर्फ रेड ब्लड सेल काउंट चाहिए या फिर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन को जांचना है या फिर पॉलीसाइथीमिया वेरा, यानी कि पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है कि रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा मकदार का बनना, इस तरह की कंडीशन को देखना है, एग्जामिन करना है। ल्यूकोसाइट काउंट को एग्जामिन करना है, इसी तरह से ब्लड स्मीयर एग्जामिन करना है। तो हमें इस तरह के टेस्ट एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत माइन्यूट ब्लड सैंपल चाहिए होता है, तो वो हम इस तरह से, तो हमें वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ही चाहिए होता है। टेक्निक: सडन शार्प स्टैब यूजिंग एन ऑटोमेटिक लैंसेट और ऑर्डिनरी लैंसेट और स्टीराइल नीडल। स्टीराइल नीडल का इस्तेमाल करके लैंसेट, ये भी शार्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आगे इसकी मैं आपको पिक्स दिखाता हूँ। इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको कलेक्ट करते हुए एक एहतियात करनी होती है कि एक्सक्लूड दी फर्स्ट एक्सक्लूडिंग ब्लड ड्रॉप। जैसे ही हमने कलेक्ट करने के लिए लेंसेट को इंसर्ट करना है, तो पहला जो ड्रॉप गिरेगा तो वो उसको कलेक्ट नहीं करना, उसको ज़ाया कर देना है। उसके बाद दूसरा जो ड्रॉप होगा उसको हमने सैंपल करना है। ये मुख्तलिफ लेंसेट्स हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। इसको इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा जो ड्रॉप निकलेगा उनको अपने सैंपल कर। लार्ज ब्लड सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम मेजर वेन्स। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल चाहिए, तो हम वो कहाँ से लेंगे? वेन्स से, जो मेजर वेन्स है हमारी वहाँ से। एक्सक्लूड द वेन यूजिंग टॉर्निक्वेट। ओक्लूड द वेन यूजिंग टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट बेसिकली वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम फिक्स करते हैं वेन्स के ऊपर, ताकि वेन्स एक्सपोज हो जाएं, प्रोमिनेंट हो जाएं। स्ट्रेच द स्किन अक्रॉस द वेन। स्ट्रेच करें स्किन को, और फिर और भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी वेन। इंसर्ट द नीडल वाइल द बेवल इज डायरेक्टेड अपवर्ड। यानी कि एक कह लें तिरछा सा होता है आगे से जो नीडल होती है, हमने जो नोकदार जो होता है ना पार्ट, उसको पहले इंसर्ट करना है और जो हवा बेवल है उसको ऊपर रखना है, ठीक है। अप्लाइड जेंटल ट्रैक्शन और सक्शन ऑफ ब्लड टू अवॉइड कोलैप्स ऑफ द वेन। बिल्कुल आस्ता आस्ता से ब्लड को कलेक्ट करना है ताकि ब्लड जो वेन है वो कोलैप्स ना हो जाए। जेंटली विथड्रॉ द ब्लड बाय द प्लंजर। अब ये ह्यूमंस के अंदर मैंने ये डाल दिया है दिखाने के लिए सिर्फ कि कैसे ब्लड को कलेक्ट करते हैं। हमारा मेन कंसर्न जानवरों के साथ है, तो जुगुलर वेन, पहले तो इसकी साइड को चेक करें पहले पिक के अंदर कि जुगुलर वेन होती कहाँ। ये एरो से मैंने कोक्सीजियल वेन, ये शायद गलत लिखा गया है, कोक्सीजियल वेन, ये तेल को उसने उठाया हुआ है ये ब्लैक वाली पिक के अंदर, और वहाँ से ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। इस तरह से ये खातून भी वैसे ही कलेक्ट कर रही हैं। अब ये जुगुलर वेन का लैम्प के अंदर, लैम्प भेड़ के बकरे को, भेड़ के जो बच्चा होता है उसको कहते हैं। इस तरह से जुगुलर वेन इन हॉर्स, ये पहले भी दिखाया है। इस तरह से रैबिट्स और पिग के अंदर हम कहाँ से लेंगे? हार्ट, ईयर वेन या जुगुलर वेन से। रैट माउस के टेल एम्पुटेशन या फिर हार्ट से। बर्ड्स के अंदर विंग वेन से या फिर हार्ट से। इनको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। इस तरह से ईयर वेन इन रैबिट, ईयर वेन जो होती है रैबिट के अंदर, वहाँ से ब्लड कैसे कलेक्ट करना है ये आपको डेमोन्स्ट्रेट मैंने किया हुआ है। इस तरह से विंग वेन इन बर्ड, वहाँ से कैसे कलेक्ट करना है, ये आप देखें विंग को इसने फैलाया हुआ है और ऊपर प्रोमिनेंट एक वेन नज़र आती है, वहाँ से ये ब्लड को कलेक्ट कर। अब ये माउसेस के अंदर, रैट्स के अंदर, चूहे वगैरह जो होते हैं, वहाँ से कैसे कलेक्ट करना है ये दिखाया हुआ है कि, लेकिन ये सारे के सारे मेथड्स, अगर हमने हार्ट से कलेक्ट करना है ना ब्लड इनके अंदर से, तो पहले हमें एनेस्थीसिया करना पड़ेगा, इनको बेहोश करना पड़ेगा।
Handling of the collected blood sample. Blood sample should be processed as soon as possible after collection. On standing, the cells settle down and separate from the plasma. So it is necessary to mix the sample thoroughly each time a portion is removed for test. यानी कि जैसे हमने टेस्ट करने के लिए सैंपल लेना है तो उसको बाकायदा शेक करना है ताकि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, सेल्स है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। ठीक है, ये शेक कैसे करना है उस बॉटल को, सैंपल को, ये दिखाया हुआ है नीचे। हैंडलिंग ऑफ द कलेक्टेड ब्लड सैंपल। द ब्लड फिल्म इज बेस्ट मेड इमीडिएटली फ्रॉम फ्रेश ब्लड 15 मिनट। जैसे ही हमने ब्लड को कलेक्ट करना है, ठीक है, साथ ही हमने उसको ब्लड जो फिल्म होती है ग्लास स्लाइड उसके ऊपर डालना है और उसकी एक ब्लड फिल्म तैयार कर लेनी है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर के ये सब कुछ करना होता है और उसको डायरेक्टली जाके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, आपको सारे का सारा वो ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स काउंट, ये सिंपल चीज़ें आपको उसी टाइम पता चल जाएंगी। और एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम एंटीकोएगुलेटेड ब्लड, प्रेफरेबली विद इन an hour of sampling, a white blood cell undergo degenerative changes due to the aging of the cells। लेकिन अगर हमने बाद में लैब एनालिसिस करना है ब्लड का तो हम उसको एंटीकोएगुलेटेड ट्यूब्स के अंदर डालेंगे ताकि हम बाद में उसमें से सैंपल को कलेक्ट करें और अपने एनालिसिस कर सकें। लेकिन हमने इसको प्रेफरेबली 1 घंटे के अंदर अंदर, फिर भी बहुत ही बेहतर होता है कि हम इसको सैंपल के बाद लैब एनालिसिस कर लें, क्योंकि वाइट ब्लड सेल जो हैं वो डीजनरेटिव होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे जो सेल्स की उम्र इंक्रीज़ होती है। यानी कि हमने सिंपल अल्फाज में कि सेल्स सैंपल जो है वो जैसे उसको ज़्यादा देर होती जाएगी, वाइट ब्लड सेल काउंट कम होता जाएगा। ब्लड कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 to 2 hours. If blood examination is to be postponed for several hours or overnight, make blood films immediately, perform ESR and then refrigerate the sample. The cells remain stable at 4 degrees Celsius for 24 hours. पहले तो इसका टेम्परेचर चेक कर लें 4 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने 24 आवर्स के लिए इसको स्टोर करना है। और उसके बाद फिर अगर हमने इसी सैंपल को किसी दूसरी लेबॉर्ट्री में, किसी और शहर में, किसी और जगह पे भेजना है तो वो कैसे भेजना है, कूल पैक्स के अंदर रख के। कूल पैक्स मैं इधर पिक नहीं डाल सका, वो प्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर पानी जमाया होता है, ठीक है, वो उनको हम कह देते हैं कूल पैक्स। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब वो जो हम सैंपल भेज रहे हैं ना किसी दूसरी लेबॉर्ट्री में, किसी दूसरे शहर में, तो उसको बाकायदा लेबल करना है ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, स्पेसिमेन टू बी सेंट टू द लेबॉर्ट्री शुड बी कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड, अ कंप्लीट हिस्ट्री शुड बी इंक्लूडेड विद ईच सैंपल। हिस्ट्री के अंदर क्या आ जाएगा, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द सैंपलर, नेम ऑफ द एनिमल्स सैंपल विच वाज सैंपल्ड। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके हिस्ट्री में। एंटीकोएगुलेंट्स कौन से हो सकते हैं आगे। हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर ब्लड इन लिक्विड फॉर्म। जितने भी हमारे ब्लड एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड हमें सैंपल चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर विथड्रॉल द ब्लड मस्ट बी थॉरली मिक्स्ड विद द एंटीकोएगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। जैसे ही हमने ब्लड को सैंपल करना है, ठीक है, उसी वक्त इसको एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स कर दें ताकि वो क्लॉटिंग से बच जाए। The common used anticoagulants are heparin, EDTA, sodium fluoride, sodium citrate and double oxalate। अब इंशाल्लाह ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको खाली छोड़ दिया ताकि इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनेगी हेपरिन के इस्तेमाल के ऊपर, इसकी डोज कितनी चाहिए होती है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इस तरह से तमाम जितने भी एंटीकोएगुलेंट्स हैं इनके ऊपर एक बाकायदा वीडियो बना के चैनल के ऊपर डाल दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आज इतना ही काफ़ी है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।